तो प्रोटीन कंप्लीट होने के बाद ना न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए डीएनए सुन रखा होगा, लेकिन जैसे आरएनए डीएनए पाया कहाँ जाता है, ठीक है। तो तुम लोगों ने ना हेरेडिटी सुना होगा, हेरेडिटी वंशागति बोलते हैं जिसको। तो वंशागति में क्या होता है कि जैसे माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब जो गुण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर या ट्रेड्स, ठीक है, जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैरेक्टर या ट्रेड्स बोलते हैं। अब जो ये कैरेक्टर और ट्रेड्स है ये कहाँ से आ रहे हैं, मतलब तो हमारे पास ना प्रजनन कोशिकाएं होती है, नर में अलग होता है और मादा में क्या होता है, अलग, है ना। तो प्रजनन कोशिका जो कि क्या होती है, युग्मक बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो प्रजनन कोशिका के न्यूक्लियस में जो है क्या उपस्थित होते हैं, जो कैरेक्टर या ट्रेड्स होते हैं, मतलब जो एक्चुअल में डीएनए आरएनए है जो, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो एक्चुअल में जो न्यूक्लिक अम्ल है वो कहां मौजूद है, प्रजनन कोशिका जो युग्मक जिसको गैमेट्स बोलते हैं, प्रजनन कोशिका के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। उस न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है किसी को पता? क्रोमोसोम मतलब कलरफुल बॉडीज होती है वो, जो एक्चुअल में ना मतलब होता है रंगीन बॉडीज होती है वो, कलरफुल बॉडीज। जहां पर भी क्रोमो शब्द आता है ना उसका मतलब होता है कि रंगीन से मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे तुमने क्रोमेटोग्राफी सुना होगा 11th में, तो वहां पर भी ना रंग के आधार पर अलग अलग किया जाता था। तो ऐसी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि रंगीन कलरफुल बॉडीज होती हैं वो। तो क्रोमोसोम जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन से मिलकर भी, एक न्यूक्लिक अम्ल से। अब जो प्रोटीन होता है वो वंशागति के लिए, मतलब उसके पास वंशागति के लिए कोई पदार्थ नहीं होता है, वो उत्तरदायी नहीं होता है। जबकि कौन उत्तरदायी होता है, न्यूक्लिक अम्ल, जो कि क्या है, डीएनए और आरएनए। अब एक्चुअल में जैसे थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा, जैसे पुरुषों में जो गैमेट्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है, स्पर्म। और जो फीमेल में होता है वो क्या होता है, ओवम होता है, ठीक है। जब दोनों क्या करते हैं 23-23 होता है ना, एक से 23 आएगा, दूसरे से भी क्या आएगा 23, ठीक है। तो टोटल कितनी जोड़ी होगी वो, 23 जोड़ी, मतलब टोटल कितने गुणसूत्र हो गए, 46। तो वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो वहां पर जाइगोट बनता है, युग्मनज बोलते हैं जिसको हिंदी में। जाइगोट जब बनता है तो उसके बाद जाइगोट जब बड़ा होता जाता है तो भ्रूण में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। भ्रूण के बाद नवजात शिशु जो भी प्रोसेस होती है वो, तो कहने का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन को निषेचन बोलते हैं शायद हिंदी में, वही होता ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है हमने, ठीक है। और कोई बोलता है कि न्यूक्लिक अम्ल के हैं जो वंशागति के लिए उत्तरदायी पदार्थ होते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि माता पिता के गुणों का जो है बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हूबहू तुमने देखा होगा कि हमारे पास जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, अपने माता पिता के जैसे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, न्यूक्लिक अम्ल। इसको इसी तरीके से बना लो। तो मतलब जो कैरेक्टर या ट्रेड्स जो गुण है वो किस में पाए जा रहे हैं, एक्चुअल में क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में भी किस में है, न्यूक्लिक अम्ल जो है, ठीक है। एक्चुअल में तो वैसे न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम भी किस किस से मिलकर के बना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। उस न्यूक्लिक अम्ल में जो है वंशागति के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ होगा वो है, प्रोटीन में नहीं है वो। तो डीएनए आरएनए जो है आनुवंशिकी या फिर वंशागति के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। आनुवंशिकी, ये ठीक है। इसको सेम एज इट इज बना लो।
तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, 2 प्रकार। एक है डीएनए, एक है आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, राइबोस ये है। तो हमें ना यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल इनकी ना संरचना देखनी है, ठीक है, क्या देखनी है, संरचना। कर दिए नोट। तो इसके बाद हेडिंग डालना न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन, मतलब किस किस से मिलकर के, कौन कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनसे मिलकर के क्या आरएनए और डीएनए बना है। न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन, ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन। तो जब ना न्यूक्लिक अम्ल की जो लंबी श्रृंखला होती है उसका जल अपघटन कराते हैं, 3 चीजें प्राप्त होती है, ठीक है। एक तो प्राप्त होता है क्या, मतलब एक्चुअल में इसको डीएनए आरएनए प्राप्त होता है। जब हम क्या करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल की जो लंबी श्रृंखला होगी उसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, डीएनए और आरएनए। लेकिन जब डीएनए और आरएनए का भी जल अपघटन करवाया जाएगा तो 3 चीजें प्राप्त होगी। एक प्राप्त होगा तुम्हारा क्या, पेंटोस शर्करा। अब पेंटोस शर्करा में भी 2 चीजें हैं, डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में क्या, राइबोस। दूसरी चीज प्राप्त होगी क्या, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। तीसरी चीज क्या प्राप्त होती है, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो पहले लिखना है कि न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल की लंबी श्रृंखला, न्यूक्लिक अम्ल की लंबी श्रृंखला का जल अपघटन करने पर डीएनए और आरएनए और आरएनए प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो अब जब यहां पर जो है डीएनए आरएनए क्या क्या हमने, न्यूक्लिक अम्ल की जो लंबी श्रृंखला, मैं न्यूक्लिक अम्ल नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लिक अम्ल की बहुत लंबी श्रृंखला जो उसका जब हम जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, वहां पे डीएनए और आरएनए प्राप्त होगा। लेकिन इसके बाद जब जो है डीएनए और आरएनए का भी क्या करवाया जाता है, जल अपघटन। डीएनए और आरएनए के जल अपघटन से डीएनए और आरएनए के जल अपघटन से एक तो प्राप्त होता है क्या, पेंटोस शर्करा। अब पेंटोस शर्करा भी कौन सा वाला, हमारे पास 2 टाइप से होते हैं। पेंटोस शर्करा वैसे तो मोनोसैकेराइड है, ठीक है, कौन सा है, मोनोसैकेराइड। लेकिन उसमें भी अल्फा वाला है कि बीटा वाला है,
तो उसमें क्या होता है, बीटा वाला होता है। ठीक है, क्या बोला, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा कौन सी, बीटा अवस्था वाला, कौन सा, बीटा अवस्था वाला, ये फर्स्ट। दूसरा क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जो, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार यौगिक। तो ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, आरएनए और डीएनए का जलक। तो इसके बाद सबसे पहले देखना है पेंटोज शर्करा, ठीक है, क्योंकि जब हमें ना पेंटोज शर्करा हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, जो नाइट्रोजनी बेस है, पिरिमिडीन क्यूरिन आएगा जो, ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर बनाने आएंगे तभी जाके हम क्या बना पाएंगे, डीएनए और आरएनए की संरचना। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद जो है अलग अलग देखना है तीनों चीजों। पहला क्या आया निकल के, पेंटोज शर्करा, ठीक है, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शुगर, तो जो पेंटोज शुगर होती है वो बीटा डी प्लस वाली होती है। कौन सी होती है, बीटा डी प्लस, बीटा डी प्लस। अब अगर हमारे पास जो है डीएनए होगा तो बीटा डी प्लस डीऑक्सी, और अगर आरएनए होगा तो बीटा डी प्लस राइबोज, ठीक है। तो बीटा डी प्लस में से राइबोज ही लिख रहा हूं इसको भी। ये किस में होगा, आरएनए में, किसमें, आरएनए में। अगर हमें जो है किसमें चाहिए, डीएनए में, तो बीटा डी प्लस डीऑक्सी। अब डीऑक्सी भी कौन सा होता है, 2 वाला होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे कार्बन से क्या निकला होता है वहां पे, ऑक्सीजन। अभी पता चल जाएगा, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में। तो कौन सा रूप है, ये बनता है सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना। हम मेरे पे खुद आ रहा था ये, जब पिछला पेपर दिया था, ये आ रहा था कि पेंटोज शर्करा कौन सी होती है न्यूक्लिक अम्ल में। अब पेंटोज शर्करा क्या है, राइबोज होगा, डीऑक्सी राइबोज ही, लेकिन उसके अंदर भी दे रखा था बीटा डी प्लस 2, इन्हीं में घुमा रखा था ऑप्शन में। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए। डीएनए में आ रखा था, डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा होती है, मतलब वहां पे 2 भी था, वहां पे एक ऑप्शन यही वाला था, एक ऑप्शन 2 वाला था, तो 2 वाला पूरा सही है। दूसरी चीज देखो, जो ये पेंटोज शर्करा है, प्लस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा है, ये दक्षिण ध्रुवण। क्या है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और एक्चुअल में है क्या, ये मोनोसैकेराइड का उदाहरण, जो पेंटोज शर्करा, मोनोसैकेराइड का क्या उदाहरण, मोनोसैकेराइड का उदाहरण। तो अब ना संरचना बनानी है, जैसे ओ सी 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 सी, ये, ठीक है। तो OH आ गया, H आ गया, ठीक है, OH H, OH H, H और CH2 OH।
ये है 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 5। तो ये यहां पर देखोगे ऑक्सीजन देखना, जो हमारे पास ना पेंटोज शुगर होती है उसके पास ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। एक मतलब जो आरएनए में होगी राइबोज, अगर 5 ऑक्सीजन होंगे तो कौन सा होगा वो, आरएनए वाला। अगर 4 ऑक्सीजन होगा, डी का मतलब माइनस हो रखा है वहां पे, तो कौन सा वाला होगा, डीएनए। 1 2 3 4 5, मतलब ये कौन सा वाला है, आरएनए वाला। मतलब बीटा डी प्लस जो है कौन सी, राइबोज वाली है। तो इसका क्या नाम है, ये बीटा डी प्लस राइबोज, जो कि किसमें है, आरएनए। ठीक है, किसमें है, आरएनए में। अगर मुझे अब जो है क्या बनाना है, डीएनए के लिए बनाना है, तो यहां से क्या निकाल दूंगा, सिर्फ ऑक्सीजन। मैंने बोला था 2 लिखना है, तो 2 क्यों लिख रहा है, क्योंकि दूसरे कार्बन से क्या माइनस हो रखा है, ऑक्सीजन। तो नाम लिखते हैं फिर बीटा डी प्लस 2 राइबो डीऑक्सी राइबोज, 2 डीऑक्सी राइबोज। जैसे बना भी लेते हैं, ओ सी 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 सी, CH2 OH OH H H H H OH और H, ये है जैसे। ठीक है, तो जैसे इसका सूत्र होगा C5H10O5 होता है इसका, किसका, राइबोज वाले का। इसका क्या हो जाएगा, C5H10O4। क्या होगा ये जो यहां पर है C5H10O5, और जो ये वाला ये क्या है, C5H10O4। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी प्लस 2 डीऑक्सी राइबोज, जो किसमें होगा, डीएनए। सूत्र क्या निकल के आएगा, C5H10O4। तो जो पेंटोज शुगर आरएनए में पाई जाती है उससे एक ऑक्सीजन कम होगा किसमें, डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शुगर में, इसीलिए डीऑक्सी बोलते हैं। डी का मतलब क्या होता है, निकलना, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। लेकिन कौन से नंबर के कार्बन से, दूसरे। ये तो ये किसकी संरचनाएं देखी हमने, पेंटोज शुगर की, पेंटोज शुगर की। इसके बाद है फास्फोरिक अम्ल, जो दूसरा था। दूसरा क्या बोला, फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO4। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो समस्या क्या है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो ये ना फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल है, अगर तुम्हारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट होता ना तो उसमें पढ़ना था ये सब कुछ, फास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल, इस तरीके से सब कुछ, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, ये सब पढ़ने थे। तो जो फास्फोरिक अम्ल है ये क्या है, फास्फोरस को ऑक्सो अम्ल है। ठीक है, फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल।
अम्ल का मतलब H प्लस होगा उसके पास, H3H है, ठीक है। और दूसरी चीज ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन वाला अम्ल है वो, ठीक है। फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल, जैसे सल्फर का ऑक्सो अम्ल H2SO4, ओके, सल्फर का ऑक्सो अम्ल है। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल HNO3 है, ठीक है। ये क्या है, फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले ना P से जो है डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है। क्या बोला, P से क्या कर दो, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो सबसे पहले, क्योंकि ये तो हमें पता है कि फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 5। 2 बॉन्ड बना दिए इसने, ऑक्सीजन 1 आ गया, ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 3। हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को मिला के क्या बना सकता हूं, 3 OH। 2 बॉन्ड आगे, 3 से क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, OH OH और OH। जब ना नॉर्मल वाला पढ़ोगे तो जैसे N कारक निकालते थे, तो यहां पर जैसे N कारक होगा इससे 3 होगा, कितने OH की संख्या, 1 2 3, ठीक है। कितने H प्लस निकल सकते हैं, उतने ही H प्लस निकलेंगे जितने कि H किससे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से। तो जैसे इसके लिए N कारक वहां पर निकालते हैं, क्या आएगा, 3 आएगा इसका N कारक। तो ये किसकी संरचना होगी, फास्फोरिक अम्ल की। इसके बाद है नाइट्रोजनी क्षार। तीसरा क्या बोला, नाइट्रोजनी क्षार है। नाइट्रोजनी क्षार, तो नाइट्रोजनी क्षार को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक क्या होता है, पिरिमिडीन, ठीक है। क्या बोला, एक 2 प्रकार, क्या बोला, प्यूरिन और दूसरा क्या बोला, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, तो जो ना प्यूरिन और पिरिमिडीन को ये देख के याद रखना है, ठीक है। प्यूरिन जो होते हैं जैसे बाईसाइक्लिक संरचना होती है इनके पास, मतलब 2 चक्र होते हैं, ठीक है। प्यूरिन के पास क्या होता है, बाईसाइक्लिक। अब प्यूरिन की कैटेगरी में कौन कौन आता है, एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। बाकी जो 3 बचे हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसमें आ जाते हैं, ठीक है, एडेनिन और गुआनिन। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है एडेनिन और दूसरा क्या आ रहा है, गुआनिन, ए और जी, ठीक है, एजी, ओजी नहीं एजी आ रहा है, ठीक है। तो एजी किसी कैटेगरी में आ रहा है, प्यूरिन की, मतलब प्यूरिन के छोटा नाम है तो 2 ही आ रहे हैं उसमें, पिरिमिडीन के बड़ा नाम है तो ज्यादा आ रहे हैं उसमें, बाकी जो बचे हैं। तो थाइमीन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, टी यू सी, ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, पिरिमिडीन के। मतलब 5 नाइट्रोजनी क्षारक है हमारे पास, एडेनिन ATGCU है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। 2 आगे प्यूरिन की कैटेगरी में और 3 कहां आगे, पिरिमिडीन। अब ध्यान रखना है यहां से, जो प्यूरिन होता है वो बाईसाइक्लिक संरचना होती है, बाई का मतलब 2 चक्र होंगे वहां पर, और जो ना पिरिमिडीन होता है वो मोनोसाइक्लिक होता है। एक्चुअल में जैसे जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो तुम्हारे हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है, ठीक है। क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक जैसे ना मतलब जैसे रिंग होगी, जो रिंग के बीच में जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
सल्फर हो गया, ये चीजें आती हैं जब, जैसे पिरिडीन था, बीच में कौन आ रहा था वहां बेंजीन रिंग के, नाइट्रोजन आ जाता है। जैसे फ्यूरान देख होगा, रिंग के बीच में कौन आ जा रहा है, ऑक्सीजन। जैसे पायरान देख होगा, बीच में कौन आ जा रहा है, ऑक्सीजन। तो ये सब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है, मतलब है साइक्लिक लेकिन कैसे वाले, हेट्रो। जैसे बेंजीन है तो वो होमोसाइक्लिक है, सारा क्या है वहां पर, कार्बन 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 एक जैसे है वहां पे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि बीच में कोई आएगा, कौन आएगा, नाइट्रोजन ही आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ही क्षारक यौगिक बोल रहे हैं, तो इनके पास क्या होगा, नाइट्रोजन। लेकिन मैंने क्या बोला, जो फ्यूरिन होगा वो क्या होगा, बाईसाइक्लिक, द्विचक्रीय यौगिक बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगर प्यूरिन बाईसाइक्लिक है तो इसका मतलब एडेनिन और ग्वानिन भी क्या है, बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक संरचना, द्विचक्रीय लिखना, अगर द्विचक्रीय संरचना, ठीक है। और ये क्या होता है, मोनोसाइक्लिक, मोनो साइक्लिक संरचना, मोनोसाइक्लिक संरचना। तो नाइट्रोजन ही क्षारक जो एक्चुअल में है क्या, वो विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है, जिसको मैं हेट्रोसाइक्लिक यौगिक बोल रहा हूं, लिख लेना चाहिए यहां पे। ये क्या है, विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। विषम मतलब हेट्रो, विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। तो अब देखो यहां पर मोनोसाइक्लिक संरचना अगर जो है पिरिमिडीन की है तो इसका मतलब थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन कौन सी संरचना होगी, एक चक्रीय होगी। ये तो इतना तो क्लियर हो गया कि दो क्या है बाईसाइक्लिक वाले और तीन क्या है मोनोसाइक्लिक वाले। अब ना चक्र बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाता है, ये देखना। ये आया, एक चक्र बन गया ये, ठीक है, इस तरीके से बन गया ये, ठीक है। उसके बाद ना दूसरा चक्र जोड़ना है, मतलब एक क्या बनाया मैंने, बेंजीन बनाया, और दूसरा इससे जोड़ना है क्योंकि बाईसाइक्लिक है ये, ठीक है। एक्चुअल में जैसे देखोगे तो 9 मेंबर रिंग बनानी है यहाँ पे, तो 9 मेंबर रिंग का मतलब 9 आने चाहिए यहाँ पे। जैसे 6 मेंबर होता है तो ये 6 मेंबर हो गया, ठीक है। तो 9 मेंबर वाला रिंग बनाना है इससे, मतलब दूसरा बेंजीन नहीं जोड़ना, कुछ और जोड़ना होगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये कॉमन हो गया ये वाला, तो बाकी कितना आएगा, और ये कॉमन हो गया ना, 1 2 3 4 5 ही हो गया, और ये कॉमन है छठा वाला, 3 और आने चाहिए। तो ये इस तरीके से बनेगा, ये बना, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से बनाना है इसको। अब जैसे इसमें जोड़ना क्या क्या है, इस तरीके से, यहां पर भी जो है डबल बॉन्ड रखना है, ए डबल बॉन्ड यहां पे आएगा बस, ठीक है। अब देखना यहां पर जो ये सब में आएगा कॉमन जो है ये स्ट्रक्चर, ये एडेनिन में भी आएगा और ग्वानिन में भी आएगा, दोनों सेम आएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, मैं कार्बन गिन लेता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया, 9 मेंबर रिंग बोल रहा था। कहां से गिना मैंने, एक यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये मैंने काउंटिंग भी दे दी। अब ना कार्बन नंबर 1 3, 1 और 3 और 7 और 9 पे नाइट्रोजन जोड़ देना। 1 और 3 पे क्या आएगा, नाइट्रोजन, 7 और 9 पे क्या आएगा, नाइट्रोजन। 1 और 3 7 और 9, जो पहली रिंग है उसके पहले और तीसरे कार्बन पे, दूसरी रिंग जो है वो कहां पर, 7वें और 9वें पे, ठीक है।
तो यहां से क्या जोड़ देना है, नाइट्रोजन जोड़ देना है, तो जोड़ दो। ये आ गया हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले से भी नाइट्रोजन, और तीसरे से भी क्या, नाइट्रोजन, 1 3। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एडेनिन में आएगा और ग्वानिन में आएगा, दोनों में सेम आएगा। ये क्या है, 9 सदस्यीय रिंग है, ठीक है, 9 मेंबर रिंग है, 9 सदस्यीय वलय संरचना, 9 सदस्यीय वलय संरचना। तो ये चीज नोट भी कर लेना कि जो 4 नाइट्रोजन होंगे पहले, तीसरे, 7वें और 9वीं स्थिति पर होते हैं। क्या बोला, जो बाईसाइक्लिक प्यूरिन में क्या होता है, नाइट्रोजन की स्थिति, लेकिन तभी होगा अगर कार्बन, जो नाइट्रोजन है वो इस तरीके से, ये काउंटिंग इस तरीके से कर लो, नाइट्रोजन की स्थिति 1 3 7 और 9 पर प्यूरिन के लिए, ठीक है, किसके लिए, प्यूरिन के लिए। तो इसके बाद क्या है, एडेनिन ग्वानिन में ये दोनों, ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों में सेम आएगा, इतना जो चेंज होगा वो थोड़ा बहुत चेंज होगा बस। एडेनिन में एड एमीन करना है, ग्वानिन में गो एमीन करना है, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। क्योंकि बायो में आते हैं ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हो गया। अब देखो, जैसे एडेनिन की स्ट्रक्चर बनाना है, सेम बना दीजिए, बोला था ना ये मतलब प्यूरिन के लिए कॉमन स्ट्रक्चर है ये। तो अब ना एडेनिन में क्या करना है, इस वाले से NH2 जोड़ देना है बस, एड एमीन याद रख लो। एडेनिन में क्या याद रख लो, ऐड करना है क्या, एमीन, क्योंकि जो ऐड करेंगे ना यहाँ पर नाइट्रोजन वाला ही कर रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि नाइट्रोजन ही छाड़ हुआ है, तो इसके उससे भी बोल रहे हैं इसको। यहाँ पर क्या करना है, ऐड एमीन कर देना है, एमीन का मतलब एमिनो समूह, NH2 समूह, और किसकी संरचना बन गई, एडेनिन, ऐड एमीन, ध्यान रखना है। तो ऐड एमीन। दूसरा देखो, इसी में करता हूं मैं चेंज, ठीक है, या फिर जो ग्वानिन का स्ट्रक्चर था, किसका, ग्वानिन का, ग्वानिन, ग्वानिन सेम बनाना है, ये NH2 को छोड़ के अभी। जहां पे बैलेंस पूरी नहीं हो रही होगी ना, वहां पे खुद करना है हाइड्रोजन जोड़ के, ठीक है, दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे ना 2 ही बैलेंस, इसका मतलब कौन है इसके साथ, हाइड्रोजन है। तो ये मत वो करना है कि जैसे यहाँ पे भी है, बाकी सब जगह पूरा ही होगा, ऊपर भी कर देना चाहिए उसमें, नहीं तो कंफ्यूज करोगे फिर कि बैलेंस पूरी नहीं होगी।
क्योंकि कार्बन की वैलेंस तो हमें पता है कि किसके द्वारा जोड़ के पूरी होती है, हाइड्रोजन, वो सेल्फ मान लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए दिखा देना उसको। हो गया। यहां पर क्या करना है कि ग्वानिन में जो है यहां से ना ये डबल बॉन्ड जोड़ना है, इसे डबल बॉन्ड से, इसको किससे जोड़ना है, डबल बॉन्ड से। जो ये डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, ये आ गया। क्योंकि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को रखता हूं तो कार्बन की वैलेंस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अरे सुन रहे हो, मैंने यहां से डबल बॉन्ड हटा दिया और डबल बॉन्ड से कौन जोड़ दिया, ऑक्सीजन। अगर मैं डबल बॉन्ड रहने देता तो यहां पर क्या हो जाता, फिर कार्बन की वैलेंस 5 हो जाती, 1 2 3 4 और 5वां बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड हटा और डबल बॉन्ड से क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। अब ना यहां पर NH2 भी जोड़ना है, NH2 यहां से जोड़ देना है इसे, ये आ गया NH2। बैलेंस पूरी यहां पर कार्बन की 1 2 3 4, ठीक। तो ये किसका बन गया, ग्वानिन का। कुछ नहीं किया, जो NH2 यहां पर था उसको यहां लगाया और क्या जोड़ दिया यहाँ, ऑक्सीजन। ग्वानिन याद रखना है, गो एमीन कहां, नीचे भेज दिया, गो एमीन और O जोड़ दिया वहां पे। O ने किसको भेज दिया, एमीन ने, गो एमीन। तो ये एडेनिन और ग्वानिन के बन गए। इसके बाद है पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन क्या होगा, मोनोसाइक्लिक संरचना, मतलब एक ही चक्र होगा, ठीक है। क्या है, मोनोसाइक्लिक संरचना। तो मोनोसाइक्लिक सीधे ये बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया। तो यहां पर जो है पहले कार्बन ये और तीसरे कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, पहले कार्बन और तीसरा, ये काउंट कर लो, यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। नाइट्रोजन की स्थिति फर्स्ट और थ्री पर, और सेम तो था वहां भी, पहले और तीसरे पे था जो चक्र था ये वाला। वो तो 7वां और 9वां कौन सा था, जो दूसरा वाला चक्र आ रहा था, ठीक है। वही स्ट्रक्चर तो उठा के ला रहा हूं मैं, कौन सा, जो वहां से है, ठीक है। हो गया। और ना दूसरी कॉमन चीज क्या होती है, यहां पर जो दूसरा कार्बन है इससे O जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, रहने दो इसको, इतना ही रखो फिलहाल, नहीं तो फिर बैलेंस के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या क्या बनाना है, थाइमिन बनाना है, यूरेसिल बनाना और साइटोसिन बनाना है। पहले जैसे साइटोसिन देखते हैं, यही बना देना है, ठीक है। एन ये था, ये था, ये था। तो अब यहां पर क्या करना है कि इस वाले से जो है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक है। यहां पे क्या करना है, डबल बॉन्ड से क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन। अब जैसे ही ना डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ोगे,
ये है ना जैसे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया कि कार्बन की वैलेंसी अब गड़बड़ हो गई। कितना हो गया? 5 बॉन्ड हो गया। मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड हटा दिया है, ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड हटा दिया, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर ना NH2 जोड़ना है इससे ही, ठीक है। अब NH2 जब जोड़ोगे, क्या जोड़ दिया? NH2 साइटोसिन में। तो अब यहां पर नजर मारो, जैसे ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो रखी है? अभी 1 और 2 ही हो रखी है। क्या हो रखी है? 1 और 2। यहां से ना मैं इस डबल बॉन्ड को इधर ला सकता हूं। इसे डबल बॉन्ड कहां ला सकता हूं? इधर। वैलेंसी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी इसकी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 4 ही बॉन्ड बन गए। ये इतना हो गया। उसके बाद यहां देखना, डबल बॉन्ड जैसे अल्टरनेट में होना चाहिए था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ गया, जबकि कैसे में होना चाहिए था? अल्टरनेट में बना रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड यहां से हटा करके ना इधर लगा देना। और अब देखो यहां पर इस नाइट्रोजन का 1 और 2, तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? H। ये आ गया H। ऐसे ही जो है हम क्या बनाएंगे? यूरेसिल का बनाना है। किसका बनाना है? यूरेसिल का। अभी कॉमन जब पता चलेगा तो सेम आ जाएगा यूरेसिल। ये बना N डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ा, यहां से H। यहां देखो मैंने ना ये वाला इतना वाला सेम बना दिया, ये दिख रहा? ये इतना सेम बना दिया, इतना ही, ठीक है। इतना क्या कर दिया? सेम बना दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? इससे भी जो है ऑक्सीजन जोड़ना है डबल बॉन्ड से, इससे भी क्या जोड़ना है? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो ये किसका बन जाएगा? यूरेसिल। लेकिन कहानी क्या हो गई? यहां पर जो है इस कार्बन की 5 वैलेंस हो गई, इसको हटा देना। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है, ये किसका आएगा? यूरेसिल का। दूसरी चीज क्या हो गया? इस N के पास एक H और आएगा, क्योंकि 2 वैलेंसी है। तो यहां पर क्या जोड़ देना? H। क्या बन गया? ये यूरेसिल बन गया। यहां से पूरा सेम एज इट इज जो स्ट्रक्चर है वही उठा के लाया मैंने यहां पे। हो गया। इसके बाद क्या बचा है? थाइमीन। थाइमीन में ना यही बनाऊंगा मैं, पूरा यही, पूरा का पूरा यही थाइमीन। ये बना दिया मैंने, सेम बना दिया मैंने, किसके जैसे? यूरेसिल के जैसे। सिर्फ अंतर क्या आएगा? यहां पर ना CH3 जोड़ देना, बस। तो अब देख लो स्ट्रक्चर तीनों देख लो, कॉमन चीजें क्या क्या आ रही है? इतना तो आ ही रहा है सब में, ये ऑक्सीजन वाला पोर्शन। सिर्फ यहां पर क्या NH2 और यहां पर क्या है? O। ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम है, सिर्फ क्या करना है? यहां पर CH3 जोड़ना है। तो मतलब कम से कम ना, अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम तुम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो वहां पे। अगर तुम्हें ये पता है कि मोनोसाइक्लिक है, अगर ये पता है कि बाईसाइक्लिक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है कि किसको बाईसाइक्लिक बनाए और किसको मोनोसाइक्लिक। तो यूरेसिल और थाइमीन का सेम है लगभग, सिर्फ अंतर क्या है? यहां पर CH3 नहीं होगा और यहां पर क्या होगा? CH3 होगा। तो इस तरीके से ना ये नाइट्रोजनी क्षारक की संरचनाएं थी।